नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका। आप देख रहे हैं 24/7 न्यूज। आपके साथ में कुणाल गोस्वामी। बात होगी तमाम बड़ी महत्वपूर्ण खबरों की, लेकिन शुरुआत सबसे पहले अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की कर रहे हैं, जिसने बीती रात 47वें राष्ट्रपति के तौर पर अमेरिका के व्हाइट हाउस में शपथ ली। तो डोनाल्ड ट्रंप दूसरी बार अमेरिकी राष्ट्रपति बने हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति के 47वें रूप में उन्होंने पद व गोपनीयता की शपथ ली। इसी बीच पीएम मोदी ने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर ट्वीट करते हुए डोनाल्ड ट्रंप को बधाई दी है। साथ ही साथ कहा कि भविष्य में साथ मिलकर काम करने के लिए वो उत्सुक हैं। अब जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप ने शपथ ली, उसके बाद ताबड़तोड़ बड़े फैसले कर दिए। व्हाइट हाउस में ही अपने पहले संबोधन में पूरी पिक्चर का ट्रेलर डोनाल्ड ट्रंप ने दिखा दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि दूसरे देशों पर टैरिफ के लिए एक्सटर्नल रेवेन्यू सर्विस यानी कि ईआरएस का गठन किया जा रहा है। एजुकेशन सिस्टम और हेल्थ सिस्टम में बदलाव करने जा रहे हैं। अवैध प्रवासियों की एंट्री पर बैन लगाया जाएगा। पकड़ो और छोड़ो सिस्टम खत्म होगा। तो दूसरे देशों पर टैरिफ के लिए नया डिपार्टमेंट बनाएंगे, ये कहना है डोनाल्ड ट्रंप का। उन्होंने साथ ही साथ कहा कि पेरिस जलवायु समझौते से अमेरिका अपने आप को बाहर कर रहा है। तीसरा महत्वपूर्ण फैसला, थर्ड जेंडर को मान्यता जो थी वो खत्म की जाएगी, इधर यू आर मेल और फीमेल। अगला महत्वपूर्ण फैसला, अवैध प्रवासियों की एंट्री पर बैन किया जाएगा। पकड़ो और छोड़ो सिस्टम बंद होगा। मैक्सिको बॉर्डर पर इमरजेंसी का वो ऐलान कर रहे हैं। साथ ही साथ डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि पनामा नहर वापस छीनने की धमकी उन्होंने दे दी है। उन्होंने कहा कि पनामा नहर को पनामा से वापस लिया जाएगा। साथ ही साथ मैक्सिको की खाड़ी का नाम बदलने का ऐलान भी डोनाल्ड ट्रंप ने कर दिया। दूसरे देशों पर टैरिफ लगाने का ऐलान उनके द्वारा किया गया है, जिसके लिए ईआरएस का गठन किया जाएगा। अमेरिका में इलेक्ट्रॉनिक वाहन की अनिवार्यता खत्म की जाएगी। हेल्थ और एजुकेशन सिस्टम की उन्होंने मौजूदा वक्त में आलोचना की, उसको और बेहतर बनाने का संकल्प उन्होंने ले लिया। साथ ही साथ मंगल ग्रह पर अंतरिक्ष यान भेजने का ऐलान भी डोनाल्ड ट्रंप ने कर दिया। उन्होंने विदेशी शत्रु अधिनियम 1798 को लागू करने का वादा किया है। तो तमाम महत्वपूर्ण एक के बाद एक ताबड़तोड़ फैसले जो डोनाल्ड ट्रंप ने शपथ ग्रहण के बाद पहले संबोधन में ही दिखा दिए। तो कल तमाम दुनिया की ख्याति प्राप्त हस्तियों के बीच डोनाल्ड ट्रंप और उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने पद व गोपनीयता की शपथ ली। We will forge a society that is colorblind and merit-based. As of today, it will henceforth be the official policy of the United States government that there are only two genders, male and female. We'll pursue our manifest destiny into the stars, launching American astronauts to plant the stars and stripes on the planet Mars. America will reclaim its rightful place as the greatest, most powerful, most respected nation on earth, inspiring the awe and admiration of the entire world. A short time from now, we are going to be changing the name of the Gulf of Mexico to the Gulf of America, and we will restore the name of a great president, William McKinley, to Mount McKinley, where it should be. We're thinking in terms of 25% on Mexico and Canada because they're allowing vast numbers of people. Canada's a very bad abuser also. Vast numbers of people to come in and fentanyl to come in. When do you think you would enact those? I think February 1st. Are you planning on giving notice of that? I think we'll do it February 1st. Raise your right. तो डोनाल्ड ट्रंप ने 47वें राष्ट्रपति के तौर पर पद व गोपनीयता की शपथ ले ली है। विदेश मामलों के जानकार करोड़ी सिंह सर इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे। सर, बहुत बहुत स्वागत, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। डोनाल्ड ट्रंप का पहला स्पीच का जो ट्रेलर है वो आपने देख लिया। शपथ के तुरंत बाद उन्होंने दिखा ही दिया ट्रेलर के माध्यम से कि अगले कुछ सालों में पूरी पिक्चर कैसे रहने वाली है। सबसे पहले बताइए कि किस कंक्लूजन पर आप पहुंचे हैं जो उनकी फर्स्ट स्पीच आफ्टर द प्रेसिडेंट ओथ जो उन्होंने कल व्हाइट हाउस से दी। देखिए कुणाल, जो प्रेसिडेंट ट्रंप का स्वेरिंग इन के बाद भाषण है, उसमें जो कैंपेन के दौरान उन्होंने जो अलंकारिक भाषा बोली और जो वादे किए थे, उन्हीं का ही एक सारांश है।
और उन्होंने ये कहा है कि मैंने मेरे वादे पूरे करने के लिए बहुत से एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स को साइन कर दिया है। लेकिन जिस तरह का इसके बारे में उत्साह और आलंकारिकता लगी, जैसे उन्होंने शुरू किया कि अमेरिका के स्वर्णिम युग की शुरुआत हो रही है, इसी से शुरू किया और इसी पे खत्म किया, और ये कहा कि अमेरिका को मुक्ति मिली है, लिबरेशन है, तो ऐसा लगता है कि कोई बहुत बड़ी क्रांति करके वो आए हों, जबकि ये स्मूथ पावर ट्रांजिशन है, पीपल्स मैंडेट है, इलेक्शन का रिजल्ट है। तो उस तरह की क्रांति कोई नहीं है जिस तरह का उन्होंने आलंकारिक भाषा यूज की। लेकिन राजनीति में ये रेटोरिक चलता है मैसेज को साथ लेने के लिए, अमेरिकन नेशनलिज्म को मजबूत करने के लिए। लेकिन जो वो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन किए हैं और आगे करने वाले हैं, उससे अमेरिकन राष्ट्रवाद कितना मजबूत होगा, अमेरिका कितना ग्रेट बनेगा और कितना वो तनाव क्रिएट करेगा अमेरिका के अंदर और अमेरिका के बाहर। क्योंकि उन्होंने ये भी कहा है, किया है कि 78 जो डिसीजन हैं प्रेसिडेंट बाइडेन के, उनको इन्वेस्टिगेशन की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। दूसरा, जो अमेरिका का जस्टिस सिस्टम है, सामान्यतः वहां का अच्छा जस्टिस सिस्टम मानते हैं, उसमें जो 6 जनवरी 2021 का इंसिडेंट था कैपिटल हिल वाले, उन सबको पार्डन कर दिया है और बहुत सौ को सजा मिल चुकी थी, जजमेंट आ चुके थे। तो जस्टिस सिस्टम में इस तरह का इंटरफेरेंस करना अमेरिकन सोसाइटी में, अमेरिकन जस्टिस सिस्टम में कितना विश्वास कम करेगा। क्योंकि उस समय के जो पुलिस ऑफिसर थे या जो जस्टिस सिस्टम में इन्वॉल्व थे, वो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए अमेरिकन नेशन के लिए ही काम कर रहे थे। तो जस्टिस सिस्टम का और लॉ एनफोर्समेंट फोर्सेस का मोरल कितना डाउन होगा भविष्य में अगर इस तरह की घटनाएं होती हैं। तो ये अमेरिका के नहीं, दुनिया के किसी भी देश के कई लिए महत्वपूर्ण चीजें हैं सर जिसने दुनिया भर का आकर्षण अपनी ओर खींचा है, अट्रैक्शन खींचा है। उसमें एक ये डोनाल्ड ट्रंप का कहना कि दूसरों की दिक्कत दूसरों की, दूसरों के युद्ध दूसरों के, हमारा उनसे कोई लेना देना नहीं है, हम सेना नहीं भेजेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि मैक्सिको पर के पास दीवार बनाई जाएगी, पनामा नहर को पनामा से वापस लिया जाएगा, वो टैरिफ बढ़ा रहे हैं, कई पाबंदियां लगा रहे हैं। ये जो तमाम चीजें निकल कर आई हैं, ये किस और इशारा कर रही हैं? देखिए, इसमें मुझे लगता है कि प्रेसिडेंट ट्रंप अमेरिका में भी एक तनाव का वातावरण क्रिएट करेंगे और दुनिया में भी तनाव का वातावरण करेंगे, क्योंकि उन्होंने ये भी कह दिया कि क्यूबा को स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म हम डिक्लेयर करेंगे। तो क्यूबा का ऑलरेडी स्टेटमेंट आ गया है कि ये ट्रंप सही नहीं कर रहे हैं। इसी तरह नॉर्थ कोरिया है, ईरान है, सीरिया है, तो इनको वो स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म डिक्लेयर करेंगे। यूएन एजेंसी से, जैसा आपने इंट्रोडक्शन में बताया कि WHO से और क्लाइमेट एग्रीमेंट से विड्रॉ वो कर रहे हैं। तो इस तरह से अंतर्राष्ट्रीय जो संस्थाएं हैं उनकी क्रेडिबिलिटी पे असर पड़ेगा, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी तनाव होगा और अमेरिका के अंदर भी एक तनावपूर्ण वातावरण बनेगा। क्योंकि ट्रंप ये मान के चलते हैं कि वो अमेरिकन राष्ट्रवाद को स्ट्रॉन्ग करके अमेरिका की ग्लोरी है उसको रेस्टोर करेंगे। लेकिन ग्लोरी रेस्टोर करने की प्रक्रिया में कहीं तनाव न बढ़ जाए, मुझे तनाव की संभावनाएं बहुत लग रही हैं। क्योंकि अमेरिका में ट्रंप बार बार कह रहे हैं कि अब वो राष्ट्रपति बन गए हैं, उनका पहला और एकमात्र एजेंडा है मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। लेकिन बात जब हम भारत के परिप्रेक्ष्य से करें, भारत के नजरिए से करें, तब अब आपको आगे किस तरह की तस्वीर निकलकर सामने आती है? पीएम नरेंद्र मोदी ने उन्हें शुभकामनाएं दी हैं और कहा है कि साथ मिलकर काम करने के लिए इच्छुक हूं। देखिए कुणाल, शुभकामनाएं देना एक लोकाचार है, दुनिया के हर नेता ने दी है। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूरोपियन यूनियन, यूरोपियन कंट्रीज के और जो अमेरिका के, लैटिन अमेरिका के कंट्री हैं, उन्होंने भी दिया। तो ये तो एक लोकाचार है। लेकिन भारत और अमेरिका के संबंधों को लेके हमें बहुत ज्यादा निराश भी नहीं होना चाहिए और बहुत ज्यादा उत्साहित भी नहीं होना चाहिए। क्योंकि ट्रंप का जिस तरह का दृष्टिकोण है, तो देखिए हर देश के नेता का एक ही उद्देश्य होता है, अपना राष्ट्र हित पूरा करें और राष्ट्र हित को
इस तरीके से करें कि दूसरों को ज्यादा नाराजगी न हो। लेकिन ट्रंप जिस तरह से अमेरिकन राष्ट्र हित को पूरा करने के लिए एग्रेसिव दृष्टिकोण अपना रहे हैं, उससे भारत को कोई बहुत ज्यादा संभावनाएं मुझे नहीं लग रही हैं। हाँ, हो सकता है व्यक्तिगत रूप से भारत के प्रधानमंत्री और अमेरिका के प्रेसिडेंट में अच्छा रिश्ता हो, अच्छी दोस्ती हो, वो एक व्यक्तिगत होता है। जब हार्डकोर राष्ट्रीय हित आता है तो कहीं न कहीं उसमें समझौता करना पड़ता है। हाँ, लेकिन अमेरिका को भारत की बहुत जरूरत है, क्योंकि अमेरिका ये चाहता है कि भारत एक क्षेत्रीय नेतृत्व करे और भारत का राइज हो, जिससे चीन को कर्टेल किया जा सके। लेकिन भारत जिस तरह की नीति अपनाता है, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की और किसी भी मिलिट्री अलायंस में सम्मिलित नहीं होने की, जब एशियन नाटो की बात आई तो भारत भी उसमें बिल्कुल रुचि नहीं दिखाई। नाटो में भारत को बुलाया समिट में, वहां भी नहीं गया। तो इससे लगता है कि भारत जिस तरह स्वायत्ता की नीति अपनाता है वो ट्रंप को बर्दाश्त नहीं होगी। और ट्रंप का जिस तरह और से महत्वपूर्ण सवाल सर, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वैश्विक शांति हमारा एजेंडा है, प्राथमिकता है, और उन्होंने साथ ही साथ ये उदाहरण भी दिया कि शपथ ग्रहण से पहले ही देख लीजिए किस तरह से कई इजरायली हॉस्टाइल्स को रिहा किया गया और वो अपने परिजनों से मुलाकात करते हुए नजर आए हैं, और यह सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। वर्ल्ड पीस, वैश्विक शांति के लिए डोनाल्ड ट्रंप कितना बड़ा अहम किरदार निभा सकते हैं, और अगर निभा सकते हैं क्या वो फैसले लेंगे या फिर महज ये सिर्फ बातें हैं, बातें ही रह जाएंगी? देखिए कुणाल, ट्रंप का जिस तरह का दृष्टिकोण है, हर नेता आता, अमेरिका सुपर पावर है, अमेरिका की भूमिका रहेगी, विश्व में शांति हो या अशांति हो दोनों में ही अमेरिका की भूमिका अहम होगी। और ट्रंप ने यह भी अनाउंस कर दिया कि वो पुतिन से जल्दी मुलाकात करेंगे, तो यूक्रेन को लेके भी शांति की स्थापना के प्रयास करेंगे। हो सकता है वो चीन की विजिट भी करें और शी जिनपिंग से भी मुलाकात करें, जिसके कयास लगाए जा रहे हैं, मीडिया में काफी रिपोर्ट्स आ रही हैं। तो निश्चित रूप से ट्रंप ये नहीं चाहेंगे कि अमेरिका सैनिक दृष्टि से दुनिया में अपनी भूमिका निभाए, लेकिन वो ये चाहेंगे कि अमेरिका का जो आर्थिक हित है और जो भू आर्थिक हित है वो पूरा होता रहे, तो वो दूसरों के साथ कुछ तनाव को जन्म देगा। तो मिलिट्रीली इन्वॉल्व नहीं होगा अमेरिका, ये तो निश्चित रूप से है। तो अमेरिका की सैन्य भूमिका नहीं होगी, तो शांति की तरफ एक कदम होगा, क्योंकि जो ट्रेड है, इकोनॉमिक है, जियो इकोनॉमिक है, उनमें तो नेगोशिएशन होता है, समझौता होता है। और जब विन विन सिचुएशन होती है तो दो देशों में समझौता हो जाता है। प्रशासन कितने महत्वपूर्ण फैसले लेता है और उसका अमेरिका और वैश्विक समुदाय पर क्या कुछ असर पड़ेगा। शुक्रिया आपका सर, हमारे साथ लाइव एक्सक्लूसिव जुड़ने के लिए। इसी बीच आगे बढ़ रहे, बात करें दिल्ली चुनाव की, जहां पर दिल्ली चुनाव के मद्देनजर बीजेपी के संकल्प पत्र का आज दूसरा भाग रिलीज किया जाएगा। सुबह 11 बजे केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर इसको जारी करेंगे। दूसरे भाग में युवाओं पर फोकस होगा, छात्रों के लिए भी कई बड़ी घोषणाएं हो सकती हैं। तो बीजेपी आज अपने संकल्प पत्र के दूसरे भाग जारी करेगी सुबह 11 बजे। पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर इसे जारी करेंगे। दूसरे भाग में कहा जा रहा है कि युवाओं पर फोकस होगा, फ्री बिजली का ऐलान हो सकता है, फ्री पानी का ऐलान हो सकता है, छात्रों के लिए कई घोषणाएं हो सकती हैं। वहीं पार्टी राजधानी में 200 नए स्कूल और 10 नए बड़े कॉलेज खोलने का भी वादा कर सकती है। साथ ही साथ दिल्ली की बसों और मेट्रो में रियायत और रोजगार के साधनों की भी घोषणाएं की जा सकती है। पार्टी इस चुनाव में युवाओं को काफी तवज्जो दे रही है। दिल्ली की सत्ता पर काबिज होने के लिए युवा निर्णायक भूमिका निभाते हैं। ऐसे में बीजेपी युवाओं को साधने का पूरा प्रयास कर रही है। ठीक 11 बजे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिसमें दिल्ली के बीजेपी इलेक्शन मैनिफेस्टो संकल्प पत्र को लेकर अनुराग ठाकुर महत्वपूर्ण फैसले ले रहे हैं, ऐलान कर सकते हैं। ताबिश कमाल हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ताबिश, बीजेपी ने इस बार स्ट्रैटेजी के तहत दिल्ली चुनाव को लेकर संकल्प पत्र को 3 भागों में विभाजित किया है। पहला हमने देखा किस तरह से महिलाओं को आर्थिक सहायता, स्वास्थ्य जैसी चीजें। अब आज लोगों की निगाहें दूसरा भाग अपने आप में कितना अहम किरदार निभाएगा दिल्ली चुनाव को जीतने के लिए बीजेपी पर?
बिल्कुल कुणाल, देखिए पहला संकल्प पत्र जो है खुद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने दिल्ली में प्रदेश कार्यालय में आकर के उसकी घोषणा की थी। कई उसमें सुविधाएं दिल्ली में बीजेपी सरकार बनने के बाद की गई हैं, जिसमें महिलाओं को खास तौर से पहले घोषणा पत्र में हमने देखा था तरजीह दी गई थी, जिसमें महिलाओं को 21,000 रुपए देने का वादा किया था गर्भवती महिलाओं को, और 2500 रुपए महीना दिल्ली की महिलाओं को देने का वादा किया था। सिलेंडर पर 500 रुपए सब्सिडी और होली दिवाली पर 2 सिलेंडर मुफ्त देने की बात भी सामने आई थी। लेकिन आज जो संकल्प पत्र है, आज अनुराग ठाकुर हैं, सांसद हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, और उनको आज इस बात की जिम्मेदारी दी गई है। फोकस इस बात का हो जी युवा कल्याण मंत्री रहे अनुराग ठाकुर, इसीलिए उनको ताबिश, आप तक आवाज पहुंच रही है? तो शायद तकनीकी दिक्कत के चलते फिलहाल संपर्क टूटा है, लेकिन आज सबकी निगाहें 11 बजे के आसपास, जहां पर बीजेपी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है, और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अनुराग ठाकुर भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली चुनाव को लेकर संकल्प पत्र के दूसरे भाग को पेश कर सकते हैं। अब जानकारी ये निकलकर सामने आ रही है कि इस संकल्प पत्र में युवाओं पर मुख्य रूप से फोकस किया जाएगा। और यहां पर एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, जल्द हाजिर होते हैं। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। तो खबरों में आगे बढ़ रहे हैं, बात कर रहे हैं दिल्ली बीजेपी विधानसभा चुनाव को लेकर उनकी युद्ध स्तर पर तैयारी की, जहां पर आपसे कुछ ही देर के बाद भारतीय जनता पार्टी के नेता, पूर्व केंद्रीय मंत्री, मौजूदा सांसद अनुराग ठाकुर इलेक्शन मैनिफेस्टो, जो बीजेपी का संकल्प पत्र है, उसके दूसरे भाग को पेश कर सकते हैं। ताबिश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ताबिश, जानकारी साझा करें। बिल्कुल, देखिए कुछ ही देर के अंदर अनुराग ठाकुर दिल्ली बीजेपी प्रदेश कार्यालय पहुंच जाएंगे, और संकल्प 2 का जो पार्ट 2 है वो आज वो जारी करेंगे। खास फोकस जो है दिल्ली के युवाओं पर हो सकता है, एजुकेशन सिस्टम में सुधार को लेकर के हो सकता है, युवाओं को लोन देने वो सरकार में रहते हैं, वही राज्य जानते हैं कि वक्त कैसे प्रक्रिया है। तो ऐसे में चलिए, अब सबकी निगाहें 11 बजे दिल्ली बीजेपी कार्यालय पर। शुक्रिया आपका ताबिश। आगे बढ़ रहे, बात कर रहे यूपी की, जहां पर यूपी एसटीएफ को बड़ी कामयाबी मिली है। यूपी एसटीएफ ने एक शातिर बदमाश को मार गिराया है, 4 बदमाशों को मार गिराया है। शामली में 40 मिनट यह एनकाउंटर चला, 30 राउंड फायरिंग हुई। मुठभेड़ में इंस्पेक्टर को गोली लगी है और वो घायल हुए हैं। तो इसी बीच 1 लाख के इनामी बदमाश अरशद व उसके गिरोह से मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में गोली लगने से मुस्तफा उर्फ कग्गा गिरोह का सदस्य अरशद ढेर हुआ। 3 अन्य साथियों के साथ पुलिस मुठभेड़ हुई है। अरशद से लूट के एक मामले में वो वांछित चल रहा था। अरशद पर 1 लाख रुपए का इनाम भी घोषित था। अरशद पर लूट, डकैती, हत्या जैसे 1 दर्जन मामले पहले से दर्ज थे। अब मुठभेड़ के दौरान एसटीएफ टीम का नेतृत्व कर रहे इंस्पेक्टर सुनील सिंह को गोली लगी है। गंभीर हालत में उन्हें हॉस्पिटल रेफर किया। तो शामली से बड़ी खबर, जहां पर शामली में बीती रात मुठभेड़ की खबर सामने आई, जहां पर पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। इसमें 4 बदमाश धर दबोचे गए हैं। अरशद उर्फ कग्गा गैंग का जो सरगना था, जिस पर 1 लाख रुपए का इनाम था, कई मामले, लगभग 1 दर्जन मामले दर्ज थे, उसको भी इस दौरान धर दबोचा गया। तो बड़ी खबर इस वक्त सीधे यूपी के शामली से, जहां पर यूपी के शामली में यूपी एसटीएफ ने एक साथ 4 बदमाशों को ढेर किया है। चलिए आगे बढ़ रहे, बात करें महाकुंभ की, जहां पर प्रयागराज में आज से मंत्रियों का जमावड़ा शुरू होने जा रहा है। योगी सरकार के मंत्रिमंडल समूह की कल बैठक है, और उससे पहले आज एक एक करके सभी तमाम कैबिनेट मंत्री, डेप्यूटी सीएम, सीएम सब पहुंच जाएंगे। प्रयागराज समेत प्रदेश भर के कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को यहां पर मोहर लगाई जाएगी। सर्किट हाउस त्रिवेणी संकुल में ये बैठक प्रस्तावित की गई है। इसी बीच काशी, प्रयागराज, अयोध्या, चित्रकूट व विंध्याचल को धार्मिक सर्किट का प्रस्ताव के तौर पर उकेरने का संकल्प भी लिया जा रहा है। मुख्यमंत्री के साथ पूरी सरकार पावन संगम में डुबकी भी लगाएगी, और डुबकी लगाते वक्त अन्य श्रद्धालुओं को दिक्कत ना हो,
इसलिए मेला प्राधिकरण में ये बैठक नहीं की गई है। प्रयागराज में बुधवार को होने वाली मंत्रिपरिषद की बैठक में प्रयागराज समेत प्रदेश भर के कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव पारित होंगे। लगभग सभी प्रस्ताव तैयार हो गए हैं। ये बैठक अब संगम तट पर अरैल स्थित अस्थायी सर्किट हाउस त्रिवेणी संकुल में होगी। श्रद्धालुओं की परेशानी को देखते हुए यह बैठक परेड मैदान स्थित प्रयागराज मेला प्राधिकरण के इंटीग्रेटेड कंट्रोल और कमांड सेंटर में नहीं होगी। तो बड़ी खबर, जहां पर एक एक करके तमाम गणमान्य मंत्रियों के पहुंचने का सिलसिला आज शुरू हो जाएगा। कुछ ही देर में यूपी डेप्यूटी सीएम केशव प्रसाद मौर्य पहुंच रहे हैं, उसके बाद ब्रजेश पाठक, एक एक करके तमाम कैबिनेट मंत्री सब प्रयागराज पहुंचेंगे। कल प्रयागराज में योगी कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक, जिनमें कई महत्वपूर्ण फैसलों पर चर्चा की जाएगी। अनुज का रुख कर लेते हैं, सीधे प्रयागराज ग्राउंड जीरो से जुड़ रहे हैं अनुज। योगी सरकार की कल महत्वपूर्ण बैठक है, उसको लेकर आज से ही तमाम तस्वीरें एक एक करके सामने आनी शुरू होंगी। डेप्यूटी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक, अन्य सभी मंत्री एक एक करके पहुंच रहे हैं। क्या कुछ जानकारी है, आज का दिन क्या रहने वाला है? तो ये बैठक है वो मंत्रिमंडल की बैठक जो होगी, साथ में कैबिनेट के जो मंत्री हैं वो मौजूद रहेंगे। और सीएम योगी आदित्यनाथ एक संदेश देना चाहते हैं पूरे देश को कि जो ये पूरा विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन हो रहा है, ये सिर्फ प्रशासन की एक आयोजन की दृष्टि से ही सिर्फ नहीं है। ये मंत्री जो हैं वो यहाँ पर बैठ करके कई सारे अहम निर्णय लिए जाएंगे और इसके बाद स्नान का कार्यक्रम भी है। तो कुल मिलाकर के ये एक बहुत महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है। और 2019 में जब कुंभ हुआ था, तब योगी सरकार पहले टर्म में जब थी तो उन्होंने अपना पहला कैबिनेट का जो बैठक था वो किया था यहाँ पे। तो योगी जो है, सीएम योगी, ये जाने जाते हैं अपने ऐसे ही नए और बदले फैसलों के लिए। अगर मैं यहाँ के और एक निर्णय की बात करूं तो ये एक फैसला लिया गया है कि जो बैठक है वो अरैल स्थित जो अस्थायी सर्किट हाउस है वहां की जाएगी, क्योंकि जो मेला प्राधिकरण है वो परेड में पड़ता है, परेड ग्राउंड में, और वहां से लाखों की संख्या में भीड़ पैदल जाती है। ट्रैफिक का रूट डाइवर्जन करना पड़ता है। ऐसे में लोगों को दिक्कत ना हो, इसलिए उस पार यानी कि अरैल घाट तरफ जो अस्थायी सर्किट हाउस है वहां बैठक की जाएगी। वहां पे जो कह सकते हैं हेलीकॉप्टर जो है वो भी उतरेंगे वहीं पे। तो ये पूरा जो माहौल है वो होने वाला है। और ये कहा जा सकता है कि महाकुंभ के मौके पर योगी सरकार के मंत्रियों का भी कुंभ लगने वाला है, जो महत्वपूर्ण निर्णयों से लबरेज रहेगा। एक महत्वपूर्ण फैसला लिए जाने की उम्मीद है, जिस पर पूरे प्रदेश की निगाहें हैं कि जो पूर्वांचल का पूरा इलाका है, जिसमें काशी आता है, प्रयागराज आता है, अयोध्या आता है, चित्रकूट आता है, विंध्याचल आता है, इसे एक धार्मिक पर्यटन सर्किट के तौर पर उभारने का प्रयास योगी सरकार भविष्य में तैयार कर रही है, जिसको लेकर कल पहला कदम उठाया जाएगा। जी, मैं आपको एक जानकारी बता दूं कि पूर्वांचल के धार्मिक पर्यटन केंद्रों को तो विकसित किया ही जाएगा, उसके साथ साथ जो अवध का क्षेत्र है यानी कि अयोध्या और बुंदेलखंड का क्षेत्र है चित्रकूट, तो बुंदेलखंड का चित्रकूट जो स्थान है, जो भगवान राम की कर्मस्थली है, गोस्वामी तुलसीदास की जन्मस्थली है, ऐसे में जो धार्मिक सर्किट जो पूरा बनाया जाना है वो पश्चिम को बुंदेलखंड से जोड़ने का प्रयास होगा, साथ में अवध को भी। और अयोध्या तो आप जानते ही हैं कि जो पहली वर्षगांठ है रामलला की स्थापना की वो मनाई जा रही है। आज और कल में बेहतरीन कार्यक्रम है पूरे उत्तर प्रदेश में। तो ये महत्वपूर्ण निर्णय है। और जो हमें जानकारी मिल रही है कुणाल, इस पूरी बैठक में 24 के लगभग जो यहाँ पे महत्वपूर्ण निर्णय है वो लिए जाने हैं। 54 कैबिनेट स्वतंत्र प्रभार और राज्य मंत्रियों को आमंत्रित किया गया है जो इस पूरी बैठक में शामिल होंगे। और 130 प्रीमियम स्पेशल कॉटेज बुक किए गए हैं, यानी कि रहने की व्यवस्था की गई है। डिप्टी सीएम आज ही आ जाएंगे दोनों, साथ में जो कैबिनेट के और मंत्री हैं वो आज ही से उनका आने का सिलसिला शुरू हो गया है। तो बेहद महत्वपूर्ण होगा, फैसले और भी महत्वपूर्ण लिए जाएंगे। चलिए, शुक्रिया आपका अनुज, हमारे साथ सीधे प्रयागराज से लाइव जुड़ने के लिए और तमाम दर्शकों तक जानकारी साझा करने के लिए। इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। वक्त छोटे से ब्रेक का, खबरें आगे जारी हैं।